भिंडी, गोभी और आलू के पराठे। शकुंतला काकी, मेरे लिए 2 भिंडी के पराठे लगा दो। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। शकुंतला देवी ने दोनों के लिए पराठे लगाए। उनके बनाए हुए पराठे जैसे ही उन दोनों पति पत्नी ने खाए तो उन्हें वो इतने अच्छे लगे कि 2 और खा गए। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो पत्नी ने पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए आपके पैसे। अरे तुम पैसे क्यों दे रही हो सपना, मैं देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारे ही पैसे हैं। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हारे पर्स से 3000 रुपए गायब हुए थे जो तुम्हें मिल नहीं रहे थे? वो मैंने ही तो तुम्हारे पर्स से लिए थे। हैं? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सच मेरे मुंह से कैसे निकल गया? क्या वो पैसे तुमने चुराए थे? तभी मैं कहूँ अचानक पैसे कहाँ गए। मुझे तो पहले ही शक हो गया था तुम पर, इसीलिए तो जब तुम्हारा भाई विक्रम जन्मदिन पर नहीं आ पाया था तो जो उसने 3000 तुम्हारे गिफ्ट के लिए भेजे थे, जो कि मैंने तुम्हें बिना बताए रख लिए थे, और उससे पड़ोसन टीना के लिए सुंदर सी साड़ी लेकर आया था। जैसे अशोक ने ये बात बोली वो चुप हो गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये सच मेरे मुंह से कैसे निकल गया? तुम ना घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। ये है श्यामनगर, जो कि शहर के बीचों बीच एक पुरानी कॉलोनी थी। यहाँ ज्यादातर पुराने मकान, तंग गलियाँ और हर घर में अपनी अपनी कहानियाँ छुपी हुई थी। इन्हीं गलियों के बीच शकुंतला आंटी का छोटा सा घर था। शकुंतला आंटी के परिवार में उनके पति की रहस्यमयी हालत में एक रोज मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला था। शकुंतला, जो कि 50 साल की महिला थी, अपने मोहल्ले में एक छोटा सा ठेला लगाकर उसमें भिंडी, गोभी और आलू के पराठे बनाकर बेचती थी। लोग कहते थे कि उनके पराठों का स्वाद सिर्फ मसालों या घी से नहीं आता, बल्कि उसमें कोई गहरी रहस्यमयी बात है। जो भी उनके पराठे खाता तो कोई न कोई सच उसके मन में से बाहर आ जाता। लेकिन फिर भी लोग उसके पराठे की खुशबू से उसके ठेले पर खींचे चले आते। शकुंतला देवी रोज सुबह 5 बजे ही ठेला लगाना शुरू कर देती थी, और ताज्जुब की बात ये थी कि पराठे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सुबह तड़के ही लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लग जाती थी। न जाने शकुंतला बहन अपने पराठों में ऐसा क्या मिलाती हैं कि इसकी खुशबू से खुद ब खुद हम उसके ठेले की ओर खिंचे चले आते हैं। सही कहा भाई, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके पराठों का स्वाद बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। शकुंतला उनकी ये बातें सुनती तो एक गंभीर हंसी हंसती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज उसी कॉलोनी में राहुल नाम का लड़का किराए पर रहने आता है। उसे वहाँ रहते हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। फिर एक रोज, हे भगवान, इस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। अब तो जोरों की भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, बाहर से कहीं जाकर कुछ खाकर आता हूँ। राहुल घर से बाहर निकला और आसपास के लोगों से पूछते पाछते शकुंतला आंटी के ठेले पर जा पहुँचा। आंटी जी, सुना है आपके पराठों का स्वाद बेमिसाल है। जिससे भी पूछो सब यही कह रहे थे कि आप बेमिसाल पराठे बनाती हो। वो तो तुम खाकर ही बताओ बेटा, कौन सा पराठा खाना पसंद करोगे, भिंडी, गोभी या फिर आलू का? अरे वाह, इतनी वैरायटी है तो एक काम कीजिए, एक भिंडी का और एक गोभी का बना दीजिए। ठीक है बेटा, पर याद रखना जो खाएगा उसके भीतर छुपी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये सुनकर राहुल हंसकर बोला, आंटी जी आप भी मजाक करती हैं। चलिए जल्दी पराठा दीजिए। शकुंतला ने हाँ में सिर हिलाया और उसके लिए पराठे बनाने लगी। फिर जैसे ही राहुल ने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके पराठों का स्वाद लाजवाब था। वो एक के बाद एक गपागप खाते गया, और जैसे उसने सारे पराठे खाकर खत्म कर लिए, अचानक उसके मुंह से निकला, मैंने चोरी की थी। मैं ही वो जिसने पिछली गली से मोटरसाइकिल उठाई थी, क्योंकि उस लड़के ने एक बार मेरी मोटरसाइकिल चुरा ली थी। अरे अरे, ये मैं क्या बोल गया? राहुल खुद चौंक गया। उसने ये बातें किसी से कभी नहीं बताई थी। वहाँ खड़े लोग उसे घूरने लगे। राहुल जल्दी से 100 का नोट देकर वहाँ से भाग गया। राहुल जल्दी में वहाँ से रफू चक्कर हो गया और लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद मोहल्ले में अजीब सी हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये शकुंतला आंटी के पराठों में कुछ तो जादू है। जो खाता है उसकी पोल खुल जाती है। न जाने ऐसा कौन सा जादू टोना करती है अपने पराठों में। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर अगले दिन पुलिस का एक सिपाही वहाँ आया। शकुंतला, ये सब क्या है? कल तुम्हारे पराठे खाते उस लड़के ने अपना अपराध कबूल कर लिया। कोई चालाकी तो नहीं करती ना तुम? मैं तो बस पराठे बनाती हूँ। सच तो इंसान खुद बाहर लाता है जब उसका मन साफ नहीं होता। ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसा होने लगा तो कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। ये सब बेवकूफ ना तुम किसी और को बनाया करो। जाओ अब मेरे लिए आलू का पराठा बनाओ, मैं भी देखूं आखिर सच क्या है। जी साहब, अभी लगा देती हूँ। सिपाही ने भी जांचने के लिए आलू का पराठा खाया और कुछ ही देर में उसके मुंह से निकला, आपको पता है शकुंतला जी, मैंने थाने से बरामद सोने की 2 जंजीरें छिपाकर अपनी बीवी को दे दी। ये सुनकर तो आसपास खड़े ग्राहक सन्न रह गए। हैं? ये क्या? आज तो चमत्कार ही हो गया। पुलिस का आदमी खुद अपने गुनाह उगल गया। लेकिन इन सब का नतीजा ये हुआ कि अब शकुंतला आंटी के पराठों से सब डरने लगे। जो पहले भीड़ में पराठे खरीदते थे वे अब दूर से देखते थे। शकुंतला का ठेला अब काफी देर तक ऐसे ही खाली पड़ा रहता, लेकिन अब उसके ग्राहक काफी कम होने लगे।
कई दिनों से बिल्कुल भी ग्राहकी नहीं हुई है, ऐसे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ दिन बीतने लगे। एक रोज राहुल जेल से सजा काट कर वापस उस मोहल्ले में लौट आया। उसे अभी भी अपनी बेइज्जती याद थी। आखिर ऐसा आंटी क्या मिलाती हैं अपने पराठों में कि सब खुद ब खुद सच उगलने लगते हैं? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। फिर एक रात वो चुपके से आंटी के घर के पास पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका। वहाँ बड़ी कढ़ाई में आटा गुथा हुआ था, लेकिन साथ ही कमरे में 3 अजीब सी परछाइयाँ घूम रही थी। भिंडी, गोभी और आलू की आकृति जैसी परछाइयाँ, और वो परछाइयाँ बुदबुदा रही थी। सच उगलवाओ, सच उगलवाओ, सबसे सच उगलवाओ। ये सब देखकर राहुल का दिल दहल गया। वो धीरे से भागा और जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर एक दिन राहुल ने ये बात अपने दोस्त को बताई। उसने तय किया कि अब इस रहस्य को खोले। रात के 2 बजे वो अपने दोस्त आकाश को लेकर आंटी के घर गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही दोनों ने देखा कि आंटी किसी किताब से मंत्र पढ़ रही थी। कलीम कलीम सच उगलवाए हेतु कलीम कलीम। आकाश डरकर भागना चाहता था, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, आज हमें सच जानना ही होगा। तभी शकुंतला की आवाज गूंजी। कौन है वहाँ जो छुप कर देख रहे हो? सामने आओ, अभी के अभी सामने आओ। दोनों उसके सामने आ गए। क्यों आए हो यहाँ? बोलो, हाँ क्यों आए हो यहाँ? आपकी सच्चाई आखिर क्या है ये सब? तुम सोचते हो कि मैं ये सब क्यों करती हूँ? तो सुनो, आज से 4 साल पहले मेरे पति और बेटे की हत्या मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर की थी, खेत पर कब्जे के लिए। उनको मारकर उन दरिंदों ने उनकी लाशें भिंडी, गोभी और आलू के खेत में दफना दी थी। फिर? उस दिन के बाद से उनकी आत्माएं वहीं की सब्जियों में बस गई। तब से मैंने वचन लिया कि जो भी गुनहगार होगा उनके पराठे खाकर सच उगल देगा। पूरा कमरा हिल गया। आकाश चीख पड़ा। राहुल भागो, नहीं तो हम भी नापाओ के शिकार हो जाएंगे। इतने में अचानक पुलिस की गाड़ी आ गई। मोहल्ले वालों ने शोर सुनकर पुलिस को बुला लिया था। पुलिस अंदर आई तो देखा शकुंतला बेहोश पड़ी थी। कोई धुआं, कोई परछाई नहीं, सब गायब। राहुल और आकाश ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस वालों ने हंसते हुए कहा, अरे तुमने भ्रम हुआ है, ये सब शकुंतला देवी की चालें थी। वो पराठों में शायद कोई नशीला पाउडर मिलाती होगी, जिससे लोग सच उगलते थे। ये आत्माएं कुछ नहीं होती, समझे? लेकिन जैसे ही पुलिस वाले बाहर निकले तो सब्जी की टोकरी से हल्की आवाज आई, सच उगलवाओ, सच उगलवाओ। ये सुनकर राहुल और आकाश सिहर उठे। उन्हें समझ आ गया कि ये मामला सिर्फ नशे या चाल का नहीं है, कुछ तो था जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन इसके बाद शकुंतला आंटी गायब हो गई। ठेला खाली पड़ा रहा। लेकिन आज भी श्यामनगर की गलियों में जब कोई देर रात चलता है तो हवा में हल्की सी खुशबू आती है। घी में सिकी भिंडी, गोभी और आलू के पराठों की। लोग कहते हैं जो भी उस खुशबू का पीछा करता है उसे अपने भीतर छुपा सच जरूर याद आता है, और फिर वो कभी चैन से नहीं जी पाता। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहाँ पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा। मोहन घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचड़ा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही जूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है, चलिए मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोहिनी, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए।
बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी, तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं और फालतू में यहाँ खड़े हैं तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मोहिनी, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने ही वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुक जाओ पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था, तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं, इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया, तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो सब लोग, पेट सही हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोहिनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुंचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां है, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगाई रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी।
भाभी सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचे। अगले दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।